नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी 2026 है और हम कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है। और एक जरूरी सूचना, आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर देख लें। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण, कई दिलचस्प विषय हैं। हो सकता है कुछ विषय दोहराए हुए लगे, तो उन्हें एक रिवीजन की तरह देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर रक्षा क्षेत्र से है। भारतीय सेना ने एक प्राइवेट कंपनी NIBE लिमिटेड के साथ एक बड़ा अनुबंध किया है जी। लगभग 293 करोड़ रुपए का। और ये है सूर्यास्त्र नाम के एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए। कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। इसका ठीक ठीक मतलब क्या हुआ? क्या एक ही लॉन्चर से अलग अलग तरह के रॉकेट दागे जा सकते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर का मतलब ही यही है। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है। आप सोचिए, एक ही प्लेटफॉर्म से आप छोटी दूरी के रॉकेट्स भी दाग सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 300 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को भी निशाना बना सकते हैं। अच्छा। इसे पुणे की निबे लिमिटेड ने इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया है। ये उनकी पल्स तकनीक पर आधारित है। तो तकनीक इजराइल की है, लेकिन निर्माण पूरी तरह से भारत में हो रहा है। जी हाँ, मेक इन इंडिया के तहत। और इसकी सटीकता की भी बहुत बात हो रही है। वो CP यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल 5 मीटर से भी कम है ना? हाँ, और आम भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर हम 300 किलोमीटर दूर भी कोई रॉकेट दागते हैं तो वो अपने लक्ष्य के 5 मीटर के दायरे के अंदर ही गिरेगा। मतलब ये सिर्फ एक एरिया वेपन नहीं है, ये एक प्रिसिजन गाइडेड हथियार बन जाता है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। बिल्कुल। और इसमें एक शूट एंड स्कूट क्षमता भी है। शूट एंड स्कूट, ये तो सुनने में किसी एक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब फायर करके तुरंत निकल जाना। एकदम सही। दुश्मन जब तक जवाबी कार्रवाई के लिए इसकी लोकेशन पता करे, तब तक ये लॉन्चर वहां से सुरक्षित निकल चुका होता है। और यही नहीं, ये 100 किलोमीटर तक लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी जिन्हें हम सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, वो भी फायर कर सकता है। तो ये सिर्फ एक लॉन्चर नहीं बल्कि एक पूरा घातक सिस्टम है। जी। ये तो हुई हार्डवेयर की बात, लेकिन इस तरह की हाई टेक रक्षा प्रणाली के पीछे एक मजबूत R&D इकोसिस्टम भी तो चाहिए, है ना? बिल्कुल चाहिए। और इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है। सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए DSIR के एक कार्यक्रम के तहत कुछ राहतों का ऐलान किया है। ये कार्यक्रम क्या है और डीप टेक स्टार्टअप्स को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, DSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग भारत में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाली एक नोडल एजेंसी है। अच्छा। इसका ये जो औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम है, ये उन कंपनियों को मान्यता और टैक्स में छूट देता है जो R&D पर काफी खर्च करती हैं। अच्छा। लेकिन अब तक इसके लिए कुछ शर्तें थीं, जैसे कंपनी को बने हुए कम से कम 3 साल हो गए हों, वो प्रोडक्शन में हों। अब डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए इन शर्तों में ढील दी गई है। और डीप टेक से हमारा मतलब है वो स्टार्टअप्स जो AI, रोबोटिक्स या एडवांस्ड मटेरियल्स जैसी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये वही कंपनियां हैं जो भविष्य की तकनीक बना रही हैं। सरकार ये समझती है कि इन कंपनियों को आप शुरुआत में ही प्रोडक्शन और मुनाफे के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें रिसर्च के लिए समय और पैसा चाहिए, तो ये छूट उन्हें बिना किसी दबाव के इनोवेशन करने की आजादी देगी। सही बात है। सूर्यास्त्र जैसे सिस्टम भी तभी बन पाएंगे। बिल्कुल, जब हमारे पास ऐसी कंपनियों का एक मजबूत आधार हो। चलिए अब रक्षा और तकनीक से जरा भूगोल की तरफ चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को मेक्सिको में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी के अंदर की पहली 3D तस्वीरें मिली हैं। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, धूम्रपान करने वाला पहाड़। और ये नाम उस पर बिल्कुल सही बैठता है। वो मेक्सिको के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि ये हमें ज्वालामुखी के अंदर की संरचना को, मतलब मैग्मा कैसे बहता है, उसे समझने में मदद करेंगी। तो इससे भविष्य के विस्फोटों का बेहतर अनुमान लगाया जा सकेगा। जी बिल्कुल। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो है। स्ट्रेटोवोल्केनो, क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक लेयर केक होता है, हर विस्फोट के बाद लावा और राख की एक नई परत जम जाती है और सदियों में ये ऊंचा होता जाता है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसी वजह से ये ज्वालामुखी काफी ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं।
इनका लावा बहुत गाढ़ा होता है, जिससे गैसें अंदर ही फंसी रहती हैं और दबाव बढ़ता जाता है। और जब ये फटते हैं तो बहुत विस्फोटक होते हैं। जी, पृथ्वी के लगभग 60% ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं और ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ज्वालामुखी की तरह ही दुनिया में कुछ और भी जगह हैं जो भू राजनीतिक और पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। ऐसी ही एक जगह है यमन का सोकोट्रा द्वीप, जो हाल ही में खबरों में था। इसे हिंद महासागर का गैलापागोस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये द्वीप भी गैलापागोस की तरह ही लाखों साल पहले मुख्य भूमि से अलग हो गया था। लगभग 8 करोड़ साल पहले ये अरब प्रायद्वीप से अलग हुआ और इस एकांत की वजह से यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु विकसित हुए जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। अच्छा। जैसे यहाँ की 8250 पौधों की प्रजातियों में से 37% पूरी तरह से स्थानिक हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सोकोट्रा में ही पाई जाती हैं। ये तो अद्भुत है। और मैंने पढ़ा कि यहाँ के 90% सरीसृप और 95% घोंगे भी दुनिया में कहीं और नहीं है। बिल्कुल, तभी तो 2008 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। मैं इसका सबसे मशहूर उदाहरण है वो ड्रैगन ब्लड ट्री, जो छाते जैसा दिखता है और जिसे काटने पर खून जैसा लाल रस निकलता है। हाँ, मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। तो सोकोट्रा इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि प्रकृति लाखों वर्षों में क्या चमत्कार कर सकती है। धरती के अंदर की हलचल से लेकर दूर दराज के द्वीपों तक। अब जरा अपने शरीर के अंदर झांकते हैं। एक हालिया शोध ने कहा है कि कोलेस्ट्रॉल से भी बेहतर एक हार्ट डिजीज प्रेडिक्टर है सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी CRP। ये क्या बला है? भला नहीं है। देखिए, सीआरपी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान अब ज्यादा दिया जा रहा है। ये एक प्रोटीन है जो हमारा लिवर बनाता है। जब भी शरीर में कहीं सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है तो खून में इसका स्तर बढ़ जाता है। तो ये शरीर का एक तरह का अलार्म सिस्टम है? जी बिल्कुल, सूजन शरीर का खुद को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहे तो ये खतरनाक है। ये हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचा सकती है और हृदय रोग का कारण बन सकती है। लेकिन अगर सूजन इतनी आम वजहों से हो सकती है, जैसे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन या प्रदूषण, तो हम कैसे मान लें कि ये सिर्फ हृदय रोग का ही संकेत है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसीलिए डॉक्टर सिर्फ सीआरपी रिपोर्ट देखकर कोई फैसला नहीं लेते। इसे दूसरे रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपकी जीवन शैली, इन सब के साथ मिलाकर देखा जाता है। लेकिन ये हमें एक अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जानकारी देता है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे खास तौर पर पसंद आई, मिजोरम में एक बिल्कुल नए सांप की प्रजाति खोजी गई है। जी नाम रखा गया है कैलामारिया मिजोरमसिस। जी, ये एक रीड स्नेक की प्रजाति है और ये जहरीला नहीं होता है। इसकी खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और वहाँ अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। और मैंने पढ़ा कि ये सांप सेमी सोशल है। इसका मतलब क्या ये अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे बिताता है? एकदम सही, जमीन के नीचे या पत्तों के ढेर में छिपकर। ये रात्रिचर भी है, मतलब रात में ही बाहर निकलता है। इसी वजह से ये अब तक वैज्ञानिकों की नजर से बचा हुआ था। अद्भुत। और संरक्षण की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्ञानगंगा वन्य जीव अभयारण्य से एक अच्छी खबर है। एक बाघ शावक जिसे 3 साल पहले बचाया गया था, उसे अब वापस जंगल में बसाया जा रहा है। हाँ, ये बहुत उम्मीद जगाने वाली खबर है। उस शावक का कोड नेम PK7CP1 है। उसे वापस जंगल में छोड़ना ये दिखाता है कि हमारे संरक्षण कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। ज्ञानगंगा अभयारण्य जो है वो मेलघाट टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है और यहाँ का इकोसिस्टम बाघों के लिए काफी अच्छा है। तो क्या ये माना जाए कि इस एक बाघ के वहां बसने से उस पूरे इलाके का इकोसिस्टम और मजबूत होगा? निश्चित रूप से। बाघ एक कीस्टोन स्पीशीज है। उसकी मौजूदगी का मतलब है कि जंगल स्वस्थ है। वो शाकाहारी जानवरों की आबादी को नियंत्रित रखता है, जिससे जंगल का संतुलन बना रहता है। जंगल और वन्य जीवों से अब खेतों की ओर चलते हैं। एक बड़ी खबर है कि भारत चावल उत्पादन में चीन से आगे निकल गया है। जी, कृषि मंत्री ने ये बयान दिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का उत्पादन 150.18 मिलियन टन है, जबकि चीन का 145.28 मिलियन टन। ये वाकई एक मील का पत्थर है। चावल तो भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। बिल्कुल, ये एक खरीफ फसल है जिसे ज्यादा पानी और गर्मी की जरूरत होती है। इसके लिए आदर्श तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा मानी जाती है। और भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य इसमें सबसे आगे हैं।
लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी है? पानी की खपत का क्या? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पंजाब जैसे राज्यों में भूजल स्तर खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण धान की खेती ही है। इसलिए अब हमारा ध्यान सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबल तरीके से उत्पादन बढ़ाने पर होना चाहिए। सही बात है। हमें ऐसी किस्मों और तकनीकों को अपनाना होगा जिनमें पानी की खपत कम हो। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन को स्थिर रखने का फैसला किया है। पहले तो ये बताइए कि ओपेक और ओपेक प्लस में क्या फर्क है? देखिए, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 1960 में बना था। इसमें मुख्य रूप से मध्य पूर्व और अफ्रीकी देश थे। लेकिन 2016 के बाद ओपेक ने रूस जैसे दूसरे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया। इसी गठबंधन को ओपेक प्लस कहा जाता है। इनका मकसद मिलकर उत्पादन को नियंत्रित करना है, ताकि तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे। और हाल ही में अंगोला ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। इसका क्या असर पड़ेगा? अंगोला का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं है, तो बाजार पर इसका कोई बहुत बड़ा असर शायद ना पड़े, लेकिन ये संगठन के अंदर चल रहे मतभेदों को जरूर दिखाता है। और ओपेक प्लस का कोई भी फैसला भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए बहुत अहम होता है। सही है। और आज की आखिरी खबर भी एक बड़े भू राजनीतिक तनाव से जुड़ी है। चीन ने ताइवान के चारों ओर जस्टिस मिशन 2025 नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। होगी। चीन इसके जरिए कई संदेश दे रहा है। पहला, ताइवान को कि वो उसे अपना ही एक प्रांत मानता है। हाँ, और दूसरा संदेश है अमेरिका को, जिसने हाल ही में ताइवान को $10 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचे हैं। तो इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना सब शामिल हैं। जी। इसका मतलब ये एक तरह से हमले का रिहर्सल है। हाँ, सैन्य भाषा में इसे एक जॉइंट ऑपरेशन की तैयारी कह सकते हैं। इसका मकसद अपनी सभी सेनाओं के बीच तालमेल को परखना है। ये इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को साफ तौर पर दिखाता है। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा। हमने सूर्यास्त्र जैसे स्वदेशी रक्षा सिस्टम से लेकर ताइवान के पास चीन के सैन्य अभ्यास तक कई अहम मुद्दों को समझने की कोशिश की। आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। एक तरफ भारत सूर्यास्त्र से अपनी रक्षा मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन जस्टिस मिशन से अपनी ताकत दिखा रहा है। इस बढ़ते सैन्यीकरण के दौर में सोकोट्रा द्वीप की अनूठी जैव विविधता या ज्ञानगंगा में एक बाघ के पुनर्वास जैसी खबरें हमें क्या याद दिलाती हैं? क्या ताकत की इस होड़ में हम उन चीजों को बचाने में पीछे छूट रहे हैं जो असल में इस ग्रह को रहने लायक बनाती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। धन्यवाद।